अब इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में परितंत्र या कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इकोसिस्टम का परिभाषा है वातावरण के जैविक, जिसमें प्राण हो, सजीव हो, अंग्रेजी में बायोटिक कहते हैं, और अजैविक, जिसमें प्राण नहीं हो, एबायोटिक। इन दोनों अवयवों आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे ही हम परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। संक्षेप में है कि वातावरण के सजीव और निर्जीव आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करेंगे, उस तंत्र को हम इकोसिस्टम कहेंगे। इसका दो अवयव है, इसका दो कंपोनेंट है, एक है सजीव, एक है निर्जीव। तो निर्जीव को कहते हैं अजैविक, अंग्रेजी में एबायोटिक, और सजीव को जैविक, अंग्रेजी में बायोटिक। तो निर्जीव जो है अजैविक है, इसमें है प्रकाश, तापक्रम, जल, वायु, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये सब आते हैं अजैविक में, जिनमें प्राण नहीं है, लेकिन ये सब जरूरी है। इनके बिना जीव संभव नहीं है। इनको जीने में, इनका जीवित रहने में इन सबों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि इसके बारे में पहले वाले पाठ में बता दिया गया है, फिर भी दोबारा हमको जानना है। दूसरा है जैविक, बायोटिक। बायोटिक में तीन भाग हैं: उत्पादक, जिसे अंग्रेजी में प्रोड्यूसर कहते हैं, उपभोक्ता, जिसे अंग्रेजी में कंज्यूमर कहते हैं, और अपघटनकर्ता, जिसको अंग्रेजी में डिकम्पोजर कहते हैं। तो इन सबों के बारे में अब विस्तार से हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो अजैविक वाले हैं, इनमें प्रकाश के बारे में, लाइट, ये पहले भी चर्चा हो चुका था कि जो पौधे हैं अपना भोजन प्रकाश की सहायता से ही बनाएंगे। अगर प्रकाश पौधों को नहीं मिले तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तभी वो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जो समस्त प्राणियों के लिए, हालांकि पौधों के लिए भी, श्वसन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सब प्राणी ग्रहण करेंगे O2 को, जो कि भोजन के द्वारा ही उत्पन्न होगा, और बिना प्रकाश के वो संभव नहीं है। बिना फोटोसिंथेसिस के O2 निकलना मुश्किल है। पौधों और प्राणियों की स्वस्थ वृद्धि के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए प्रकाश आवश्यक है। ये इसकी प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि अच्छी होती है। विटामिन डी, बताया गया है कि विटामिन डी, हमारा जो मनुष्य, हम अपने त्वचा में विटामिन डी को उत्पन्न करते हैं, इसका स्रोत भी प्रकाश है। और प्राणियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पर जो निर्भर रहना पड़ता है, तो भोजन के लिए सभी को पौधों पर निर्भर करना पड़ेगा, और पौधे निर्भर करेंगे प्रकाश पर। बिना प्रकाश का पौधा भोजन नहीं बनाएंगे। इस प्रकार ये अजैविक अवयव प्रकाश, लाइट, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है तापमान, टेम्परेचर। तापमान, उपयुक्त तापमान पर ही पौधे भोजन बनाते हैं। अगर तापमान बहुत कम जाता है, 4-5 डिग्री हो जाता है, या बहुत अधिक हो जाता है, 38-40 होता है, 45, तो उस समय पौधे अपना भोजन ठीक से नहीं बना पाते हैं, उनकी क्रियाएं रुक जाती हैं। हम सजीवों की, हम मनुष्य हो या सभी प्राणी हो, इनकी जितनी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, चयापचयी क्रियाएं हैं, ये अधिक तापक्रम पर, उच्च तापक्रम पर या निम्न तापक्रम पर ठीक से नहीं हो पाती है, जिनसे हमारी मृत्यु हो जाती है। और उचित ताप पर ही ये सब संभव है। ट्रांसपिरेशन जो है, उत्स्वेदन, जो पौधे क्रिया करते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में जल को अधिक जल को बाहर निकालते हैं, यह भी क्रिया तापमान पर ही निर्भर है। तापमान अगर बहुत कम हो जाता है तो नहीं हो पाता है, बहुत अधिक हो जाता है तो भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार तापमान बहुत जरूरी अवयव है सब सजीवों के लिए। जल, तीसरा जल है वाटर। हमें पता है कि हम जो प्राणी हैं, इनका शरीर का लगभग 65 से 70% जल ही है, और ये एकदम आवश्यक है।
पौधों को भी भोजन प्रकाश संश्लेषण के लिए जो बना भोजन करते हैं उसके लिए भी जल अत्यंत आवश्यक है। 4 कारकों में एक कारक जल भी है। बिना जल का पौधा ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। हम सजीवों की जो पाचन की क्रिया होती है इसमें जल का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवहन क्रिया होती है, ये भी जल के बिना संभव नहीं है। वो परिवहन जो पौधा का हो या प्राणी का हो, रक्त परिवहन होता है प्राणियों में, रक्त में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्सर्जन एक्सक्रीशन की क्रिया भी ये बिना जल का संभव नहीं है। और पौधे जो हैं ये विभिन्न प्रकार के खनिज लवण को मिट्टी से खींचते हैं। वो खनिज लवण जल में ही घुलते हैं और वो जल की सहायता से ही पौधों में पहुंचते हैं। इस प्रकार जल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का तो अलग से पौधा उसको ग्रहण करता ही है, इसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन हम जानते हैं कि समस्त प्राणियों को या पौधों को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए और समस्त हरे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए। ये इन्हें वायुमंडल से ही मिलता है। पौधों और प्राणियों के लिए ये तो एकदम जरूरी है और इनका संतुलन भी बना रहता है। वायु का जो तेज वेग होता है इससे ट्रांसपिरेशन की दर जो है ये क्रिया प्रभावित होती है, बढ़ जाती है। ये भी पहले बताया गया है, इसके लिए भी आवश्यक है। और परागकण है, इसको पोलन ग्रेन कहते हैं, ये पौधों में के जो नर भाग है उसमें मिलता है, परागकोश में मिलता है। ये इसका वितरण जो होता है उसको हम लोग परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। इसमें भी वायु सहायक है। धान में, गेहूं में, मक्का का जो परागकण है इसका वितरण में ये वायु ही सहायक होता है। इसके अलावा कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक है। तो कार्बनिक में ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वसा है, फैट है, ये भी सजीवों के लिए ज़रूरी है। खनिज तत्व जो हैं ये मिट्टी में मिलते हैं। अनेक प्रकार के खनिज तत्व, लोहा, तांबा, जिंक, ये सब सल्फर, ये सब जो हैं तत्व पौधों में हैं, ये ज़मीन में मिलते हैं। वो सब को पौधे ग्रहण करते हैं और वो जल से ही ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अब जो पौधे हैं ये ग्रहण करके अपने में जमा रखते हैं और जब प्राणी उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये खनिज तत्व उनमें चल जाते हैं। तो ये भी सब के लिए ज़रूरी है। यही सब जो है अजैविक अवयव है जो सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये इसमें 4 भाग था: प्रकाश, तापमान, जल, वायुमंडल। इसके अलावा खनिज तत्व है और कार्बनिक और अकार्बनिक अवयव है जो पौधों और प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये इकोसिस्टम के अजैविक अवयव थे। जैविक अवयव जो है बायोटिक कंपोनेंट है। इसमें 3 भाग है, पहले बताए हैं। उत्पादक, इसको प्रोड्यूसर कहते हैं, उपभोक्ता जिसको कंज्यूमर कहते हैं, और अपघटनकर्ता जिसको डिकम्पोजर कहते हैं। तो पहले जानेंगे उत्पादक के बारे में। इसका अगर हम परिभाषा कहें तो पृथ्वी के समस्त छोटे या बड़े हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें हम उत्पादक कहेंगे। इसमें छोटे से छोटे पौधा और बड़े से बड़े पौधा सब इसमें शामिल होंगे। घास से लेकर नारियल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, सभी उत्पादक कहलाएंगे क्योंकि ये सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये सभी उत्पादक हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर, वे इकोसिस्टम के वे अवयव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं। उत्पादक मतलब जो अभी हरे पेड़ पौधे थे, छोटे या बड़े। तो जो वे अवयव जो भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उत्पादक पर निर्भर करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहेंगे। तो उपभोक्ता में इसमें शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी दोनों आएंगे। तो इसको भी हम 3 भागों में बांटे हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास कंज्यूमर। फर्स्ट क्लास कंज्यूमर, इसमें वे उपभोक्ता आएंगे जो सीधे उत्पादक को खाते हैं।
हरे पेड़ पौधों को खाने वाले इसमें ये जीव आएंगे जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर उत्पादक पर निर्भर करते हैं। छोटा जीव टीडा है जो कीड़ा मकोड़ा है, इसको हम लोग इसको ग्रास ऊपर भी कहते हैं। और हिरन है, बकरी है, गाय है, हाथी है, ये सब क्या है, जितने शाकाहारी हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं, छोटे हो या बड़े हो। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय सेकेंड क्लास कंज्यूमर, इसमें वे सब उपभोक्ता आएंगे जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें मांसाहारी ही आएंगे जो इन प्राणियों को खाएंगे अपने भोजन के लिए, जैसे इसमें मेढक है, सांप है, बिल्ली है, लकड़बग्घा, ये सब है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ये भोजन करते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को, इनमें भी मांसाहारी होते हैं। और तीसरा है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर या थर्ड क्लास कंज्यूमर। जनरली इसको भोजन के लिए कोई नहीं खाता है, ये प्रायः मांसाहारी होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं। कभी कभी ये पहले को भी खा लेते हैं, लेकिन जनरली ये द्वितीय को खाना चाहते हैं। इसमें है शेर और बाघ। शेर और बाघ को हम रखते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में। तो ये हुआ 3 ठो उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इसके बाद है अपघटनकर्ता, इसको हम लोग डीकम्पोजर कहते हैं। तो इकोसिस्टम के वे जीव या वे अवयव जो उत्पादक और उपभोक्ता, जब उत्पादक जितना हरा पेड़ पौधा है वो मरे, या जितने भी 3 प्रकार के उपभोक्ता हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये जब मरेंगे तो इनके मरने के बाद इनके शरीर के तत्वों को सड़ा गलाकर पुनः कुछ को मिट्टी में, कुछ को वायुमंडल में मुक्त कर देंगे, उन्हें हम अपघटनकर्ता करते हैं। इसे हम डीकम्पोजर कहते हैं। ये इसके आवश्यक भाग हैं। ये 3 ठो हुआ हमारा जैविक अवयव। जैविक में उत्पादक हुआ जो अपना भोजन सब स्वयं बनाएगा, उपभोक्ता हुआ जो उत्पादक पर निर्भर करेगा। इसमें 3 है, प्रथम श्रेणी इसमें टिड्डा, हिरन, बकरी आएगा। द्वितीय श्रेणी इसमें मेढक, सांप, बिल्ली आएगा। तृतीय श्रेणी जिसमें शेर और बाघ आएगा। और अपघटनकर्ता वे अवयव जो प्राणी और पौधा, मतलब कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के मरने के बाद उनके शरीर के तत्वों को सड़ा गलाकर अलग करेंगे। इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस, कवक इत्यादि इसमें आएंगे। इसके बाद 2 और हैं। एक है खाद्य श्रृंखला, इसे हम फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, इसका परिभाषा है किसी परितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच भोजन के उस संबंध को जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोज्य जीव का भोजन करता है और फिर स्वयं किसी दूसरे प्राणी का भोजन बन जाता है, उसे ही कहेंगे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या है कि एक जीव दूसरा को खाएगा किंतु अब उसको कोई तीसरा खा लेगा। तो इस प्रकार जो है एक चैन, एक श्रृंखला बनता जाएगा जिससे हम फूड चेन कहेंगे। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। जैसे घास है, ये अपना भोजन बनाया, घास को कीड़ा मकोड़ा, टिड्डा जैसे खा लिया। अब कीड़ा मकोड़ा को मेढक खा लिया, मेढक को सांप खा लिया, सांप को मयूर या मोर, पिकॉक, वो खा लिया। कभी कभी देखा गया है कि मोर को बाघ भी खा लेता है। तो इस प्रकार ये भोजन बनाया, ये इसका भोजन बन गया, 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 ये इसका भोजन बन गया। तो ये एक चैन बना, एक कड़ी बना, इसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चैन। और इस भाग के अंतिम में है खाद्य जाल, फूड वेब। तो खाद्य श्रृंखला के जटिल होकर जालनुमा जो रचना बनता है उसे ही हम खाद्य जाल कहेंगे। इसमें कई खाद्य श्रृंखला आपस में मिल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा कि घास को टिड्डा ही खाएगा, टिड्डा को मेढक ही खाएगा, मेढक को सांप ही खाएगा और सांप को मोर ही खाएगा। ये कभी कभी उल्टा पलटा हो जाता है। जैसे पौधा है,
अब छोटा या बड़ा पौधा हो, उसको कीड़ा खाया, फिर उसको मेढक खा गया, उसको सांप खा गया, सांप को मोर खा गया, मोर को बाघ खा गया। इस प्रकार अब हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है इसको चूहा भी खा लिया, चूहा को सांप खा लिया, सांप को मोर खा लिया, या पौधा को खरगोश खाया, खरगोश को बाज खा लिया, या इसको कीट खाया, कीट को छिपकली खा लिया, छिपकली को बाज खा लिया। तो ये सब कभी कभी ओवरलैपिंग करते रहते हैं और एक उलझ जाते हैं, ये जाल नुमा रचना बनाते हैं। इससे ही हम खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। तो लास्ट में दो चीज़ और जाने हम लोग, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। इसके अगले भाग में कुछ और बाकी है, वो किया जाएगा।